मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा डिप्रेशन के कुछ ऐसे टाइप्स के बारे में जिनका डायग्नोसिस तो नहीं दिया जाता, पर वो डिप्रेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक समय पर ये जो डिप्रेशन के डायग्नोसिस थे या ये जो टाइप्स थे ये दिए जाते थे या इस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था। पर आजकल जो डीएसएम और आईसीडी जो डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं जिनको कि साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, बेस बनाते हैं, जिनको आधार बनाते हैं डायग्नोसिस देने के लिए, इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही ऐसी कैटेगरी है डिप्रेशन की जिसको कि डायग्नोस किया जाता है और वह है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी, या जिसे यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं। साथ ही साथ वैसे तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी है जिसको डायग्नोस किया जाता है, पर अगर हम सिर्फ डिप्रेशन वाले पेशेंट्स की बात करें जिनको सिर्फ डिप्रेशन होता है, तो उसमें एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि इसके अलावा परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको कि डिस्थाइमिया नाम से भी जानते हैं, वह भी डायग्नोस किया जाता है, पर उसका जो डायग्नोसिस है रिलेटिवली कम दिया जाता है। और मोटे तौर पे डिप्रेशन को एक ही नाम से समझा जाता है जिसे टेक्निकली कहा जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी। यहाँ एक बहुत बड़ी चूक होती है क्योंकि डिप्रेशन जो है वो कई सारी अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। लोगों को डिप्रेशन कई अलग अलग तरीकों से होता है। ये कहना कि डिप्रेशन की केवल एक ही टाइप की साइकोपैथोलॉजी है, मतलब वो एक ही तरह से होता है या सबको एक ही टाइप का डिप्रेशन होता है, यह कहना गलत होगा। डिप्रेशन अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, ऑब्जर्व किया जाता है। 20वीं सदी में या उससे भी पहले अगर हम देखें, मतलब 19वीं 18वीं शताब्दी में डिप्रेशन को कई अलग अलग रूपों में पहचाना जाता था। या ये कहें कि करीब करीब पिछले 100 साल पहले तक डिप्रेशन को ऐसा समझा जाता था कि उसके कई सारे टाइप्स होते हैं और डिप्रेशन लोगों में अलग अलग तरह से होता है, और उसी के आधार पर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी किया जाता था। कई सारी जो थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की या मेंटल इलनेस की, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, वो अलग अलग टाइप के डिप्रेशन को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करने पर, एक्सप्लेन करने पर, उनके कॉजेज बताने पर फोकस करती थी। और ऐसा देखा जाता था कि अलग अलग टाइप के डिप्रेशन का ट्रीटमेंट का जो पूरा कोर्स है वो अलग अलग तरह से होगा। इस वक्त फिलहाल केवल दो ही टाइप के ऐसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं जिनके लिए अलग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या जिस पर बात होती है। पहला जैसे कि बताया एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और दूसरा होता है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया। और इसके अलावा हम मेनिया और डिप्रेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है या जिसमें एपिसोडिक होते हैं दोनों, बाइपोलर डिसऑर्डर, वो भी कह सकते हैं। पर उसमें जो डिप्रेशन होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में भी और यूनिपोलर डिसऑर्डर में भी, यूनिपोलर डिप्रेशन में भी जो डिप्रेशन होता है, उनको एक ही तरीके से समझा जाता है। एक ही टाइप के सिम्टम्स अगर एक क्लस्टर में, एक ग्रुप में अगर किसी पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं तो उनको डिप्रेशन का डायग्नोसिस दे दिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वो अलग अलग टाइप के डिप्रेशन क्या हैं जिसके नजरिए से हम डिप्रेशन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप ऐसा पाएंगे कि आपको भी इन डिप्रेशन के अलग अलग टाइप्स में से किसी एक टाइप का डिप्रेशन हो सकता है, जबकि आपको डायग्नोसिस केवल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर डिस्थाइमिक डिसऑर्डर या फिर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मिला होगा, पीडीडी। तो ये जो वीडियो है इसको देखकर आपको ये पता चलेगा, जानकारी मिलेगी कि कितने अलग अलग तरह से डिप्रेशन को समझा जा सकता है या समझा गया है, ताकि आप भी ये देख पाएं कि आपका जो डिप्रेशन है वो एमडीडी मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अलावा किस अलग अलग नामों से या रूपों में देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। जब हम ऐसे अलग अलग टाइप के डिप्रेशन के फॉर्म्स, रूप समझ जाते हैं तो उसी हिसाब से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी किया जाता है और अलग अलग कारणों को समझ के डिप्रेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच किया जा सकता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। पहला डिप्रेसिव डिसऑर्डर आता है एंडोजिनस डिप्रेशन। एंडोजिनस डिप्रेशन का मतलब होता है वह डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वह डिप्रेशन जो हुआ है पर वो किसी कारण से नहीं दिखाई देता, उसका कोई कारण समझ में नहीं आता, या सटीक तौर पे, सीधे तौर पे यह नहीं बताया जा सकता कि ये जो डिप्रेशन है ये किन फैक्टर्स की वजह से हुआ है। तो अगर हम किसी पेशेंट की अगर रीसेंट या डिस्टेंट पास्ट हिस्ट्री में अगर हम जाकर देखें
तो ऐसा कहना मुश्किल होगा कि किस टाइप का स्ट्रेस है जो पेशेंट को आया है जिस वजह से उसे डिप्रेशन हुआ है। तो इसे हम बायोलॉजिकल डिप्रेशन या मेटाबॉलिक डिप्रेशन नाम से भी जानते हैं या इसका नाम दे देते हैं। इसमें सटीक तौर पे यह बता पाना बड़ा मुश्किल है कि किसी लॉस की वजह से डिप्रेशन हुआ है, किसी रिलेशनशिप के या किसी बिजनेस के नुकसान की वजह से डिप्रेशन हुआ है, किसी पर्सन की मृत्यु के वजह से डिप्रेशन हुआ है, किसी टाइप का ग्रीफ है जो डिप्रेशन में बदला। ऐसा कुछ भी आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे जो डिप्रेशन होते हैं वो ऐसा लगता है कि अचानक से डेवलप हो गए, अचानक से आ गए, अचानक से उत्पन्न हो गए। साइक्लिक नेचर के होते हैं, मतलब कुछ टाइम बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कुछ एक ऐसा टाइम आता है जब उस डिप्रेशन के सिम्टम्स ना के बराबर दिखाई देते हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि यह पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुका है, यह पेशेंट जो है वह पूरी तरीके से अपनी डिप्रेसिव सिम्टम्स से या अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे मुक्त हो चुका है। पर एक समय ऐसा आता है जब पेशेंट का डिप्रेसिव सिम्टम कम हो जाता है, बहुत ना के बराबर हो जाते हैं, पेशेंट खुश दिखाई देता है, एक्टिव दिखाई देता है, यहां तक कि पेशेंट बहुत गोल ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड भी दिखाई देता है। मतलब लगेगा कि पेशेंट में बहुत सारी मोटिवेशन है, बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है। तो जो क्लासिक पिक्चर है डिप्रेशन की, वो कई बार ये वाला जो एंडोजिनस डिप्रेशन है ये फुलफिल नहीं करता और ऐसा लगता है कि बस पेशेंट डिप्रेस तो है, लाचार तो महसूस करता है, हेल्पलेस या होपलेस तो महसूस करता है, पर वो खुद भी नहीं समझ पाता है कि उसके साथ प्रॉब्लम है क्या, उसको क्या हुआ है, उसको कैसा डिप्रेशन हुआ है, वो समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। और जब उससे पूछो, क्वेश्चंस पूछो, तो वो बता भी नहीं पाता कि उसके साथ प्रॉब्लम है क्या जिस वजह से वो अपने को डिप्रेस्ड महसूस करता है। तो किसी डायरेक्ट ट्रिगर के ना होने के कारण इस डिप्रेशन को अक्सर समझा नहीं जा पाता, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री मूड डिसऑर्डर की या डिप्रेशन की या बाइपोलर की अक्सर ऐसी फैमिलीज में मिलती जरूर है। क्योंकि इस डिप्रेशन का कोई सटीक कॉज नहीं पता होता, इसलिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इस टाइप के डिप्रेशन का वो मेडिसिन होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ही होती हैं। पर अगर ये डिप्रेशन दवाओं को भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब दवाओं से भी ये ठीक नहीं किया जा पा रहा है, तो पेशेंट को टीएमएस मतलब ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ये वाला ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या फिर ईसीटी इलेक्ट्रोकॉन्वुल्सिव थेरेपी भी दिया जा सकता है। और साथ ही साथ साइकोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी देना जरूरी हो जाता है। केवल दवाओं से ये पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो पाते। हालांकि ये कहना भी मुश्किल है कि ये लोग साइकोथेरेपी पे रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कारण ना पता होने के कारण उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट के लिए। उसके बारे में काउंसलिंग करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ कुछ टाइम के बाद डिप्रेशन अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। उस टाइम पर साइकोथेरेपी के थ्रू या किसी और तरह की काउंसलिंग के थ्रू जब वर्क किया जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट या ज्यादा अच्छा आउटकम देखने में आता है। पेशेंट जो है वो ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है। पर वो तभी हो पाता है जब पेशेंट ये समझता हो कि उसे किसी तरह की काउंसलिंग या थेरेपी लेने की जरूरत है, जिससे कि वो अपने अंदर किसी तरह का सुधार करना चाहता है, किसी टाइप से अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करना चाहता है। पुराने जमाने में जो मेलेंकोलिया नाम से एक बीमारी जानी जाती थी, मेलेंकोलिया जो डायग्नोसिस दिया जाता था, ये जो डिप्रेशन वाली कैटेगरी है ये उसी में लाया करती है। ये एक तरह का मेलेंकोलिया ही है जिसमें व्यक्ति केवल गंभीर, उदास, सीरियस और बहुत ही चुप सा, बहुत ही शांत और बहुत ही आइसोलेटेड रहने वाला व्यक्ति बन जाता है। ये उस टाइप का डिप्रेशन है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टाइप आता है डिप्रेशन का, एक्सोजेनस डिप्रेशन। जो ये एंडोजेनस था इसी का ऑपोजिट एक्सोजेनस डिप्रेशन। एक्सोजेनस डिप्रेशन के अंदर हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स दिखाई देते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ होगा या होता है। इसके जो कॉजेज होते हैं वो लाइफ की रिसेंट हिस्ट्री में, पास्ट में देखे जा सकते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप का जो डिप्रेशन होता है वो किसी नॉन फैक्टर की वजह से होता है, सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। इसे हम सिचुएशनल डिप्रेशन या फिर रिएक्टिव डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब पेशेंट जो है वो अपनी सिचुएशन पर किसी तरह का रिएक्शन दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, जिस वजह से वह उदास और डिप्रेस हो गया है। जैसे कि किसी लव्ड वन का लॉस हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, किसी बिजनेस में या किसी काम में लॉस हो जाना, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाना, डिवोर्स हो जाना, कुछ इस टाइप के जब कारण बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं तब हम एक्सोजेनस डिप्रेशन को डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब या उसे इस तरह से पहचानते हैं, इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। मैं फिर कहूंगा ये डायग्नोस्टिक टर्म्स नहीं है, आपको कभी डॉक्टर लिख के नहीं देगा कि आपको एक्सोजेनस डिप्रेशन है, पर ये एक टाइप है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन किस तरीके से होता है या किस टाइप का डिप्रेशन हमें देखने में आता है।
पेशेंट जो होता है इस मामले में अपने जो कॉजेज हैं, कारण हैं डिप्रेशन के, वो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाता है। पेशेंट बहुत क्लियरली बोल देता है कि इस वजह से इस टाइम से मैं बहुत डिप्रेस रहने लगा, इस वजह से मेरा डिप्रेशन जो था वो ज़्यादा हुआ, या वो उसका ऑनसेट हुआ, पहली बार मेरे अंदर नेगेटिव थिंकिंग अपने काम को लेकर इस वजह से आनी शुरू हो गई, और मैं ग्रेजुअली करते करते धीरे 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 मैं डिप्रेस हो गया और मेरे ऐसे ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो गए। तो नींद ना आना, भूख ना लगना, ज़्यादा सोना या कम सोना, बहुत चिंता करना, काम को अवॉइड करना, फैटीग बहुत ज़्यादा होना, थकान बहुत ज़्यादा होना, इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं जब वो धीरे धीरे डेवलप हो चुके होते हैं, इसको बहुत ही क्लियरली एक पॉइंट से, रिसेंट हिस्ट्री में एक टाइम से बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसलिए ये वाले जो सिचुएशनल डिप्रेशन होते हैं इनको साइकोथेरेपी से बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। इस केस में दवा लेना वैसे तो हेल्पफुल होगा, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हेल्पफुल होंगी, पर माइल्ड या मॉडरेट केसेस जो होते हैं जिनमें इस टाइप का डिप्रेशन होता है उनको सिर्फ साइकोथेरेपी से भी ट्रीट किया जा सकता है। बड़े आसानी से ये पेशेंट जो है वो क्योर हो जाते हैं साइकोथेरेपी की मदद से, ऐसे डिप्रेशन वाले। यही वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि डिप्रेशन क्योरेबल है, डिप्रेशन का इलाज है, डिप्रेशन को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, क्योंकि जिस सिचुएशन की वजह से डिप्रेशन पैदा हुआ, डिप्रेशन डेवलप हुआ, अगर हम धीरे धीरे उस सिचुएशन के साथ जो पर्सन की जो रिलेशन है, जो रिएक्शन है, अगर हम उसको बदल दें तो ग्रेजुअली डिप्रेशन भी चला जाएगा। जो नेगेटिव थिंकिंग किसी सिचुएशन में डेवलप हुई है, अगर हम वो नेगेटिव थिंकिंग बदल दें या वो सिचुएशन बदल जाए या सिचुएशन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया बदल जाए, हमारी इंटरप्रिटेशन, सोच बदल जाए, तो डिप्रेशन भी चला जाएगा। तो ये वो डिप्रेशन है जिसको इजीली क्योर भी किया जा सकता है ज्यादातर मामलों में। बहुत थोड़े से ऐसे केस होते हैं जो मॉडरेट से सीवियर की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं या जिनको दवाओं की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या दवाओं के अलावा हमें देखने में आ सकता है कि टीएमएस मतलब ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जैसे ट्रीटमेंट भी शायद यूजफुल हों, पर ज्यादातर केसेस में ये ठीक हो जाते हैं। एंडोजिनस वाले जो थे केसेस, उनमें अक्सर ट्रीटमेंट जो होता है वो स्लो होता है और कई समय बाद देखने में आता है कि पर्सन जो है वो ज्यादा चेयरफुल दिखाई दे रहा है, या पर्सन जो है, पेशेंट जो है वो थोड़ा बेटर हुआ है या इंप्रूव हुआ है, उसकी कंडीशन में बेहतरी हुई है। तो एक्सोजेनस का जो आउटकम है वो एंडोजेनस के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा क्लियरली ये लोग जो है वो रिकवर करते हैं एक्सोजेनस डिप्रेशन वाले, और इनका फ्यूचर भी जो है वो ऐसा रहता है कि जिसमें शायद रिलैप्स या तो ना हो या हो तो बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। रिलैप्स के जो इंटरवल होते हैं, इस एपिसोड से रिलैप्स के बीच का जो इंटरवल होता है वो भी अक्सर बहुत लंबा हो सकता है। तो ये जो एक्सोजेनस वाले जो केसेस होते हैं इनको मैनेज करना भी रिलेटिवली बहुत आसान होता है। एक्सोजेनस डिप्रेशन में एक समस्या ये आती है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिप्रेशन केवल सीवियर होता है किसी सिचुएशन की वजह से, पर इंडिविजुअल की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो काफी सालों से एग्जिस्ट करती हुई रहती है, या वह बहुत सालों से पनपती है। उसको कई साल लग जाते हैं उस कंडीशनिंग में पनपने में जिससे कि वो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हुई होती है, और किसी सिचुएशन की वजह से एक स्ट्रेस आता है जिससे डिप्रेशन ट्रिगर हो जाता है। तो अक्सर हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट का जो डिप्रेशन है वो केवल किसी सिचुएशन की वजह से ही आया है। बहुत से केसेस में जब पेशेंट का रिकवरी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती तो हम देखते हैं कि जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बहुत सालों से पेशेंट ने डेवलप की हुई है। इसलिए हमें एंडोजेनस फैक्टर्स भी दिखाई देते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बचपन से न जाने कौन से ऐसे रीजंस की वजह से पेशेंट ने एक नेगेटिव और पेसिमिस्टिक आउटलुक अपनी लाइफ के प्रति डेवलप किया हुआ है। और अगर हम देखें तो इसमें जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का भी रोल होता है। तो ये कहना कि सिर्फ सिचुएशन की वजह से पेशेंट डिप्रेस हुआ है, ऐसा नहीं है। हालांकि ज्यादातर मामलों में तो सिचुएशन ट्रिगर करती है तो धीरे धीरे हम उसको ओवरकम कर लेते हैं डिप्रेशन को, पर किसी ना किसी तरीके की जो टेंडेंसी है पेशेंट में वो बनी ही रह जाती है डिप्रेस होने की, जिस वजह से पेशेंट का डिप्रेशन जो है वो कई मामलों में कई बार पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो लंबे समय से बने रहते हैं, लंबे समय से प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से किसी पेशेंट को एक उम्र में किसी एक पड़ाव पर जाकर एक किसी समय पर डिप्रेशन डेवलप होता है और वह व्यक्ति जो है फिर वो ट्रीटमेंट लेता है या ट्रीटमेंट की कंडीशन में आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पेशेंट्स के साथ अक्सर क्या होता है कि कोई कारण मौजूद था पहले से ही और सिचुएशन ने केवल एग्रेवेट कर दिया प्रॉब्लम को, मतलब डिप्रेशन को केवल ट्रिगर कर दिया। तो फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, मेटाबॉलिक डिप्रेशन पहले से प्रेजेंट था, पर वो ट्रिगर हो गया, वो बढ़ गया, वो अपनी पूरे रूप में आ गया
जब कोई सिचुएशन हुई स्ट्रेस वाली, जब कोई बहुत नेगेटिव सिचुएशन पर्सन ने डील की, हैंडल की। अगला एक डिप्रेशन का टाइप आता है एनाक्लिटिक डिप्रेशन। एनाक्लिटिक डिप्रेशन को इस तरह से समझा जाता है कि एक बच्चा जो है जब वह अपनी मदर से सेपरेट हो जाता है किसी तरीके से, या मदर जो है वो बच्चे पर ध्यान देना जब कम कर देती है, खासकर कि जब बच्चा बहुत अर्ली फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, मतलब बहुत छोटा है, जैसे 2 साल का, 3 साल का, 4 या 5 साल तक की उम्र में, जब बच्चा बहुत छोटी उम्र में होता है और किसी पेरेंट का या तो लॉस हो जाता है जिसके साथ बच्चा सबसे ज्यादा अटैच्ड था, या कोई एक ऐसा पेरेंट जो उस पर ध्यान देना कम कर देता है या किसी तरह से वो अवेलेबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि शुरू के 2-3 साल तक तो पेरेंट अवेलेबल था, उसके बाद पेरेंट जो है उसने जॉब करनी शुरू कर दी, या किसी तरह से मान लीजिए पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, या कोई एक पेरेंट किसी वजह से अनअवेलेबल रहा, बीमार हो गया, सेपरेट हो गए, या कहीं और लोकेट हो गया कोई पेरेंट। तो ऐसे में क्या होता है, उस लॉस की वजह से बच्चा अबंडन्ड फील करता है, मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ दिया गया है, मैं अकेला रह गया हूं, अकेला पड़ गया हूं। और इस लॉस की वजह से, इस हेल्पलेसनेस की वजह से, इस वीकनेस की वजह से बच्चा जो है वो डिप्रेशन डेवलप कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिप्रेशन बचपन में डेवलप होता है। डिप्रेशन हो सकता है किसी बड़ी उम्र में देखने में आया हो, पर बच्चे के अंदर एक पेसिमिस्टिक आउटलुक, बच्चे के अंदर एक बड़ा सैड आउटलुक लाइफ के प्रति डेवलप हो जाता है। बच्चा थोड़ा डरपोक, थोड़ा डिपेंडेंट और थोड़ा एंग्शियस और नर्वस टाइप का बन जाता है। तो ऐसी जो एंग्शियस और नर्वस पर्सनैलिटी है जो बच्चा डेवलप कर लेता है, या बड़ा ही शाय किस्म का पर्सन बन जाता है जब बच्चा, तो किसी एक उम्र में आके, मान लेते हैं 20, 25, 30 की उम्र में आके, डिप्रेशन के चांस इस व्यक्ति में बढ़ जाते हैं और वह किसी ना किसी तरह से डिप्रेशन डेवलप करता है। तो जब हम पास्ट हिस्ट्री में जाकर देखें किसी पेशेंट की, जो कि एडल्ट पेशेंट हो, तो देखने में आता है कि बहुत छोटी उम्र में ऐसे हालात बने थे घर के माहौल में या बच्चे की या पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से किसी तरह से जुदा हो गया था, किसी तरह से उसका साथ छूट गया था। इस वजह से बच्चे के अंदर एक डिप्रेसिव टेंडेंसी डेवलप हो गई। वो बच्चा दूसरों पर बहुत डिपेंडेंट रहने लगा, बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा, बहुत ही ज्यादा बच्चा डिफिकल्ट होता था कई बार मैनेज करने में, और किसी ना किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें हमेशा देखने में आए। तो इसका जो डिप्रेशन होगा एडल्ट एज में भी, वो अक्सर उन वजहों से ट्रिगर होगा जिसमें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो जैसे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही, तो यह व्यक्ति डिप्रेस हो सकता है। मतलब जब रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अक्सर जब डिप्रेशन डेवलप होता है, और खासकर जिसके अंदर जो पर्सन है जिसमें डिप्रेशन डेवलप हुआ है, वो बहुत ही डिपेंडेंट और बहुत ही हेल्पलेस और वीक फील करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पर्सन जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो उसके साथ अवेलेबल नहीं है, उसके साथ पहले जैसा प्यार मोहब्बत नहीं है, पहले जैसा साथ उसका मौजूद नहीं है। इस वजह से जब डिप्रेशन डेवलप होता है तो उसको एनाक्लिटिक डिप्रेशन की कैटेगरी में हम डालते हैं। तो यह व्यक्ति जो है ओवरथिंक करता है अपने पार्टनर के बारे में, बहुत ज्यादा उसके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा उस पर्सन की अवेलेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहता है, किसी ना किसी तरह से पता करना चाहता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरफेयरिंग हो जाता है ये व्यक्ति। और ये तब तक चैन से नहीं अपने को फील करता जब तक कि उसे पता ना चल जाए कि दूसरे के साथ उसकी रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रही है या नहीं, रिलेशनशिप जो है उसके अंदर सारी चीजें मन मुताबिक तरीके से सेटल्ड हैं या नहीं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, भले ही वो किसी ऑपोजिट सेक्स के रिलेशनशिप की वजह से, या सेम सेक्स के रिलेशन की वजह से, या किसी और तरीके की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, तो ये पर्सन जो है एनाक्लिटिक डिप्रेशन वाला डिप्रेस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और एक डिप्रेसिव सिम्टोमेटोलॉजी दिखाने लगता है। ऐसे वाले डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो साइको एनालिटिक थेरेपी के थ्रू किया जाता है, जिसके अंदर बच्चे की, या ये कहें कि जो एडल्ट पर्सन है उसकी अपने पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसको एनालाइज किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, और उन्हीं के आधार पर जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जिसमें कि डिप्रेशन का कारण बन रहा है, उसको भी रिजॉल्व किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये अपने पेरेंट्स के साथ जो एक एबंडेंट फीलिंग्स जो डेवलप हुई थी, या जो एक हेल्पलेसनेस की और डिपेंडेंट जो एक टेंडेंसी पैदा हुई थी जो पेरेंट्स के रिलेशनशिप में थी, वो यह व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ भी रिपीट कर रहा है या कर रही है। तो यह समझ के कि जो पेरेंट की रिलेशनशिप है यहां वो उसी को रिपीट कर रहा है, जब वो इस चीज को समझने और एनालाइज करने लगता है, इनसाइट डेवलप करता है, तो धीरे धीरे इसे रिजॉल्व कर पाता है। यह साइको एनालिटिक ट्रीटमेंट में किया जाता है, इस चीज को फोकस किया जाता है। तो ऐसे जब हम फोकस करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को, तब यह व्यक्ति ठीक हो पाता है। तो इस टाइप का जो डिप्रेशन है वो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं।
दवाओं पर तो ये पेशेंट अपना रिस्पॉन्स देता ही है, पर थेरेपी में इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, या साथ ही साथ स्कीमा थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का भी यूज़ किया जा सकता है। पर आमतौर पे साइको एनालिटिक थेरेपी या ऑब्जेक्ट रिलेशंस की जो थेरेपीज हैं, इस टाइप की थेरेपीज पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है। इसी का ऑपोजिट दूसरा टाइप आता है डिप्रेशन का, इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन। यह जो डिप्रेशन होता है, इसमें पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो बहुत बड़े बड़े आइडियल्स, बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स सेट कर लेता है, बहुत खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लेता है, और उन एक्सपेक्टेशंस के पूरा ना हो पाने के कारण वो बहुत हताश, डिसअपॉइंटेड और डीमोटिवेटेड हो जाता है। खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगता है, अपने फेलियर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगता है, अपने को बहुत क्रिटिकली देखने लगता है, और ऐसे में वो धीरे धीरे एक डिप्रेसिव टेंडेंसी डेवलप कर लेता है। हमेशा उदास रहने लगता है, क्योंकि वो जो चाहता था या चाहती थी, जो वो लक्ष्य हासिल करना चाहता था या चाहती थी, वो पूरे नहीं हो पा रहे, पूरे हो ही नहीं पाए, जिस वजह से अब वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसने जो सोचा था अपनी लाइफ में करने का वो कभी पूरा नहीं हुआ, वो हासिल नहीं कर पाया। इसमें जो पेशेंट होता है उसमें सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है, खुद को कोसता है पेशेंट बहुत ज्यादा, गिल्ट बहुत होता है पेशेंट के अंदर। ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो बहुत परफेक्शनिस्टिक तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता है, किसी ना किसी तरह से वो जो अपना लॉस है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो किसी ऐसे काम में वो बहुत ज्यादा संलग्न हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें वो अपने नए टारगेट तो सेट कर ले, नए गोल्स तो सेट कर ले, पर उसे भी उतनी ही परफेक्शन से करने की कोशिश करता है जितना वो पहले किसी परफेक्शन से अपने गोल्स को सेट करके उन्हें अचीव करने में लगा हुआ था। तो ये लोग परफेक्शनिस्टिक होते हैं, और अपनी परफेक्शनिस्टिक आइडियल्स, परफेक्शनिस्टिक डिमांड्स के पूरे ना होने के कारण ही ये डिप्रेस होते हैं अक्सर। ये इस शर्म से जीना नहीं चाहते, इस गिल्ट से जीना नहीं चाहते कि मैंने अपना एक लक्ष्य साधा और वो पूरा नहीं हो पाया, तो ये दोबारा नए लक्ष्य रखते हैं, पर वो हमेशा पहले की ही तरह बड़े लक्ष्य होते हैं। ये हल्के सिंपल लक्ष्य अपनी लाइफ में रख नहीं पाते। तो थिंकिंग जो है वो सेम होती है, और लक्ष्य उतने ही बड़े, स्टैंडर्ड्स उतने ही बड़े होते हैं, और वो हमेशा उन्हें पूरा करने में लगे रहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स अपने रख लेते हैं और जो कभी पूरे नहीं हो सकते, इस वजह से इन लोगों में अक्सर डिप्रेशन अलग अलग टाइम पर बार बार देखने में आता है। बहुत सारे लोग जिनको डिप्रेशन होता है उनमें इस टाइप का जो पर्सनैलिटी स्टाइल होता है वो अक्सर मिलता है, और ये देखा जाता है कि परफेक्शनिस्टिक स्टाइल ऑफ थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनता है। और ये लोग जो इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं वे अक्सर उसी कैटेगरी में लाया करते हैं, उसी टाइप की एक तरह की पिक्चर दिखाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि देखने में आता है जो अर्ली 20s में हैं, जो स्कूल टाइम पर बहुत सारे आइडियल्स रखे थे, जिन्होंने, उनको लगता था मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कैसे ना कैसे करके उन्होंने अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में अपने वो सारे गोल्स को फिर से पूरा करना चाहा। अब उन्होंने नया गोल रख लिया कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट में, मेरा इस मेदांता हॉस्पिटल में, मेरा एम्स में सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे बाहर की, अमेरिका की या कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए मास्टर्स करने के लिए। वो पुराने गोल से हटके नए गोल की तरफ आ जाते हैं, पर गोल अभी भी उतना ही बड़ा होता है, छोटे गोल नहीं होते। और क्योंकि इतने मुश्किल गोल रख लेते हैं, हमेशा उसको पूरा नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अक्सर बहुत डिप्रेसिव दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ये वाला जो डिप्रेशन है ये बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है और व्यक्ति को बहुत पेसिमिस्टिक बना देता है, क्योंकि व्यक्ति कहीं से भी अपने परफेक्ट आइडियल्स को पूरा होता हुआ नहीं देखता, तो सिर्फ डिप्रेस ही होता रहता है। वो डिप्रेस ही हमेशा फील करता है, लोनली फील करता है, और हमेशा उदास रहता है कि मैं अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही। इन लोगों में अक्सर एक टेंडेंसी होती है अपने को अनलकी तौर पर देखने की, कि मैं अनलकी हूं, दूसरे बेहतर हैं। अपने को दूसरों से कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं कि दूसरों में तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, इतनी एबिलिटी भी नहीं है, मेरे में तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, पर फिर भी मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लकी थे, मैं अनलकी था या अनलकी थी। ये टेंडेंसी इन लोगों में ज़्यादा होती है जिनको इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन होता है। इसका जो आमतौर पे जो कॉज होता है वो यही होता है कि बचपन में जब ये जो लोग होते हैं, जिनको इनको जिस तरह का माहौल मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसिज्म दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें की जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, या किसी ना किसी तरह से एक तरीके का सिबलिंग्स में कंपैरिजन होता है। भाई को बहन से कंपेयर करना, दो भाइयों को, दो बहनों को आपस में कंपेयर करना, ये बहुत ज़्यादा चलता है इनकी फैमिलीज में। और एक भाई जो बहुत टैलेंटेड है और दूसरा भाई या बहन टैलेंटेड नहीं है,
तो जब कंपैरिजंस होते हैं तो ये जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है ये अक्सर उन आइडियल्स को पूरा करने की कोशिश करता है जो कि उसके भाई या बहन ने पूरे तो कर दिए, पर ये अपने तरीके से उन्हीं स्टैंडर्ड्स को पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा तभी खुश होंगे जब मैं भी भैया या दीदी की तरह उतना ही सक्सेसफुल या उतनी ही सक्सेसफुल बनूंगी या बनूंगा जितना कि मेरा दूसरा सिबलिंग बना है। तो ऐसे में ये कॉपी करते हैं अपने सिबलिंग को और अपने पेरेंट्स का अप्रूवल, पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए ये उन्हीं हाई स्टैंडर्ड्स को रखते हैं जो उनके भाई या बहन ने अचीव किया है। तो ये एक फैमिली में बहुत देखने में आता है जब कंपैरिजंस होते हैं, या पेरेंट्स जो ऐसा सोचते हैं कि जो काम हम अपने लाइफ में नहीं कर पाए, जो हम अचीव नहीं कर पाए, हम अपने बच्चे को हर तरह की सुख सुविधा देंगे और उनसे वो अचीव कराएंगे। वे पेरेंट्स भी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा आइडियल्स और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, जिसके लिए बच्चा वर्क तो बहुत करता है पर वो उनको पूरा नहीं कर पाता। इस वजह से जब वो बड़ा होता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। तो घर का जो माहौल होता है, पढ़ाई का जो माहौल होता है, अचीवमेंट्स जो होती हैं बचपन की, जैसे मान लो कि स्कूल में बहुत अच्छा अचीव करने लगा बच्चा, तो धीरे 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 माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई। तो 8th क्लास में 10th क्लास में उसका 10 CGPA 9 CGPA आया, तो पेरेंट्स को लगा कि 11th 12th में साइंस ले सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर यहाँ पहुँच सकता है, वहाँ पहुँच सकता है। तो ऐसे बहुत सारी हाई एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से वो बच्चा एक टाइम के बाद पूरा नहीं कर पाता, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है जब वो एडल्ट हो जाता है। तो इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन में ये सब देखने में आता है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैंने 4 डिप्रेशन के टाइप आपसे डिस्कस किए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं बाकी के जो डिप्रेशन के टाइप्स हैं वो एक सेकंड पार्ट जो है इस वीडियो का, या इसका जो आगे का दूसरा वीडियो है उसके अंदर कंटिन्यू करूंगा। एक दूसरे वीडियो में बाकी के जो टाइप्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो उस वीडियो को देखें। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी आपके काम आएगी। आप इस वीडियो से जो जानकारी मिली है उसका लाभ ले पाएंगे, जान पाएंगे अपने डिप्रेशन के बारे में, या आपको भी इन्हीं टाइप का कोई डिप्रेशन होगा, इसी टाइप के जो डिप्रेशन है उनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आप भी लाई करते होंगे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।